नीट में अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं एंड सच बोलूं अभी 2 महीने ही डिसाइड करेंगे कि तुम मेडिकल कॉलेज में जा पाओगे या नहीं। इस फेज में लिया गया एक छोटा सा डिसीजन भी पूरी प्रिपरेशन को तुम्हारी बदल सकता है। आज से कुछ साल पहले मेरी जूनियर थी सुमन एंड उसकी भी तुम्हारी जैसी ही हालत थी। जैसे तुम अब रियलाइज कर रहे हो ऐसे उसकी भी आंखें खुली एंड अब वो सीरियस हो चुकी थी। वो नोट्स बना रही थी, लेक्चर देख ली थी, मतलब ना पूरा एफर्ट डाल रही थी। फिर भी जब वो टेस्ट देती थी तो उसके मार्क्स 400 450 के आसपास घूमते थे एंड वो डिमोटिवेट फील करती थी। फिर इसमें क्वेश्चन देख के पैनिक हो जाती थी। केमिस्ट्री में रिएक्शंस और एक्सेप्शंस उसको याद ही नहीं रहते थे। फिर उसने मुझे अपनी पूरी कंडीशन बताई एंड बोला कि भैया ये बताओ कि अब ये आखिर के 2 महीने मैं कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर पाऊं, क्या वो तरीके हैं जिससे मैं 2 महीने के अंदर जितना ज्यादा हो सके अपने मार्क्स को बूस्ट कर पाऊं। फिर मैंने उसको प्रॉपर 2 महीने का एक चैलेंज दिया कि क्या उसे एग्जैक्टली टारगेट्स रखने हैं और कैसे उसे करना है। धीरे धीरे उसका स्कोर बदलने लगा, पहले 450, फिर 520, फिर 580 एंड नीट वाले दिन उसका स्कोर फाइनली 620 मार्क्स था। ये कोई मिरेकल नहीं था, ये राइट स्ट्रेटजी और डेली डिसिप्लिन का रिजल्ट था। एंड जो स्ट्रेटजी मैंने सुमन को बताई थी, जिसको उसने चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया था, वो 5 चैलेंज आज मैं तुम्हें देने वाला हूं एंड तुम भी अगर ये 5 चैलेंज ले लेते हो तुम्हारे मार्क्स बूस्ट होना पक्का है। सही बताऊं, अगर तुमने ऑनेस्टली इसको फॉलो कर लिया ना, 2 महीने बाद तुम कमेंट्स में इस वीडियो के आगे जरूर बोलोगे कि थैंक यू भैया बताने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुम सच में रेडी हो ना यार इन बातों को सुनने के लिए, तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी, जिससे तुम्हारा कमिटमेंट केवल सुनने तक ना रहे, एक्शन में बदले। क्योंकि मैं मानता हूं यार, जब हम कोई चीज खुद से प्रॉमिस कर लेते हैं और लिख लेते हैं ना, हम उस चीज को अच्छे से करते हैं। चैलेंज नंबर 1, टर्न योर रिवीजन फ्रॉम रीडिंग इनटू टेस्टिंग। देखो सुमन को सबसे पहला शौक क्या लगा, उसे लगता था कि रिवीजन मतलब होता है लेक्चर फिर से देख लो, नोट फिर से पढ़ लो। एंड ऑनेस्टली ज्यादातर स्टूडेंट्स यही समझते हैं, लेकिन ये उन सभी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि ऊपर से पढ़ने से या लेक्चर देखने से जब तुम एग्जाम में बैठते हो तब तुम ना तो फॉर्मूला रिकॉल कर पाते हो, ना तुम्हारे को कोई भी फैक्ट या पॉइंट तुम रिकॉल कर पाते हो। तो सुमन का पहला चैलेंज ये था कि जो भी इंफॉर्मेशन को याद रखनी है, जो भी फॉर्मूले याद रखने हैं, उसको एक्टिवली अपने दिमाग में फीड करना है, ना कि किसी और से सुनना है, ना पैसिवली रीड करना है। मतलब नोट्स पढ़ने के बाद कॉपी बंद, पेन हाथ में, और जो भी चीजें तुम्हारे को याद हुई है वो सारी चीजें फिर से कोरे कागज पे रफली लिखना है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, अगर तुम सिर्फ नोट्स देख रहे हो तो तुम रिवीजन नहीं कर रहे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया यार कैसी बात कर रहे हो, अगर हमने जो नोट्स पढ़ा है उसी को वापस से लिखना चालू कर देंगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। मान लो कि तुम्हें प्लांट किंगडम रिवाइज करना था एंड इसमें तुमने क्लोरोफाइसी का पूरा पैराग्राफ पढ़ा। अब तुम्हें किताब बंद कर देना है एंड एक कागज पर जो भी क्लोरोफाइसी के बारे में तुम्हें याद आ रहा है वो सब लिख लेना है एंड फिर इसके बाद उस पैराग्राफ से मिलाना है एंड जो चीजें तुम्हें याद नहीं हुई है उन्हें एनसीईआरटी में सर्कल मार देना है एंड फिर से किसी कोरे कागज पे रफली लिख देना है। इस तरीके से तुम्हें चीजें लंबी समय के लिए याद रहेंगी। पर अगर तुम मेरे से बोलो पर भैया यार फिर भी ये बहुत मेहनत का काम है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए जुगाड़ है, जो कि है ये बायो हैक, जिसके अंदर मैंने एनसीईआरटी से सारे लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बना रखे। तुम बायो केमिक फिजिक्स यूज कर सकते हो, उनका भी सेम इफेक्ट आएगा एंड तुम्हारा टाइम भी कम कंज्यूम होगा। तुम क्लोरोफाइसी का पैराग्राफ पढ़ो, फिर बायो के अंदर जितने भी क्लोरोफाइसी वाले क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा इन्फॉर्मेशन का डाटा तुम्हें याद है, कौन सा नहीं है। इसके अलावा जितने फॉर्मुले हैं उनका तुम फॉर्मुला शीट बनाओ, जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनका एक माइंड मैप बनाओ और एनसीईआरटी के डायग्राम्स को भी डेली बेसिस पे रिवाइज करो। इस चैलेंज को फॉलो कर दी, चीजें उसके दिमाग में बैठने लगी एंड जो प्रॉब्लम होती है ना यार कि भैया जब घर पे होते हैं तो सब समझ में आ रहा होता है, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तब सब भूल जाते हैं, वो प्रॉब्लम मिट जाती है। चैलेंज 2, अटेम्प्टिंग टेस्ट इज नॉट इनफ। देखो इस टाइम पे सब लोग एडवाइस देते हैं कि जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतने ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। अब तुम भी टीचर्स के प्रेशर के अंदर आके खूब सारे टेस्ट देते हो, बट सच सच बताना क्या तुम घर आके उनके एनालिसिस करते हो? गलतियां क्यों हुई, क्या सिली मिस्टेक करी, क्या याद नहीं था? सुमन इसका कोई एनालिसिस नहीं करती थी एंड ये एक मेजर रीजन था जिस वजह से उसके मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे थे। अब देखो ये प्रॉब्लम तो बड़ी है और टाइम भी कम है, तो इसको ओवरकम करने के लिए मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन देता हूँ। सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाए अलग अलग लेवल्स के, और हर टेस्ट के बाद तुम्हारी डिटेल एनालिसिस सामने आ जाए, जिससे तुम फटाफट से अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर पाओ। एंड साथ ही में तुम्हारे वीकली 2 सेशन हो टॉपर्स के साथ जिनकी EIR अंडर 100 आई हो, पर्सनलाइज्ड क्लासेस हो जिसमें तुम्हारा लाइव के दौरान रियल टाइम डाउट क्लियर किया जाए, और साथ में मैकबुक भी मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एक ऐसी प्राइस में हो जो कि नॉन नेगोशिएबल हो, दैट इज 1999। ऐसा ही कुछ अरेबियान आप लोगों के लिए लेके आया है जिसका नाम है नीट ड्रॉपर 60 डे रैंक बूस्टिंग कोर्स। इसके बारे में और डिटेल में जानना हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां जाके देखो। अब देखो मैं तो क्या करता था, जब भी मैं टेस्ट देता था मैं उस टेस्ट के बाद 3 घंटे की एनालिसिस करता था एंड प्रॉपर बैठ के एक मिस्टेक बुक बनाता था, जिसके अंदर मैं उस टेस्ट का नाम एंड जितने भी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में गलतियां करी हैं वो सारी लिखता था। फिर उस मिस्टेक बुक को मैं हर संडे पढ़ता था, जिससे मेरा रिवीजन हो जाता था कि क्या गलतियां मैं बार बार फ्रिक्वेंटली करता हूँ एंड
फिर वो गलतियां धीरे धीरे मेरी कम हो गई एंड मेरे मार्क्स बूस्ट हो गए थे। यही मैंने सुमन को बोला एंड उसके भी इस वजह से मार्क्स बूस्ट हुए। अब आते हैं चैलेंज नंबर 3, मतलब कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। देखो सुमन को फिजिक्स से हमेशा बहुत डर लगता था। रीजन वही था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे और लेंथी होते थे, इस वजह से उसके क्वेश्चन छूट भी जाते थे। इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी गिर जाता था। एंड फिर मैंने सुमन को बोला कि अब से तुम्हें सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें तुम 100% कॉन्फिडेंट हो एंड उसको एक फिक्स टाइम के अंदर करना है। नो ओवर थिंकिंग, नो अननेसेसरी प्रेशर। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर उन क्वेश्चंस पे जाओ जो कि तुम्हें टफ लग रहे हैं। एंड फिर जब वो एनालिसिस करती थी तो 3 चीजें चेक करती थी। फॉर्मूला गलत था या याद नहीं था, गलत अप्रोच थी, या फिर वो पैनिक की वजह से, सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है। धीरे धीरे जब वो एक्यूरेसी के साथ और काम करने लगी तो उसके फिजिक्स में मार्क्स धीरे धीरे बढ़े। अब देखो सही बात तो यही है कि फिजिक्स में उसके ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ पाए क्योंकि 2 महीने में ज्यादा कुछ हो नहीं सकता फिजिक्स के अंदर। पर जो मैं बता रहा हूँ वो करोगे तो जितने बढ़ सकते हैं इस टाइम पे उतने तो बढ़ ही जाएंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। एंड केमिस्ट्री में सब बच्चों को लगता है यार ये तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा। सुमन के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। पढ़ते वक्त तो उसको लगता था अरे नहीं मेरे से तो सब हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम देने आती थी तो भूल जाती थी क्योंकि केमिस्ट्री इज अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इनऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, जिस वजह से मैंने सुमन को बोला कि देखो सबसे पहले ना अपने पीवाईक्यू सारे फिक्स कर लो। कोई भी चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा तो पीवाईक्यू उसके कंप्लीट नहीं होंगे। एंड फिर जो 3 पार्ट है केमिस्ट्री में, सबसे पहला पार्ट फिजिकल। इसके अंदर जितने भी कैलकुलेशन ट्रैप्स होते हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, इन सब में देखने को मिलते हैं, उनसे बचो। ऑर्गेनिक में रिएक्शन को रटने की जगह जितनी समझ सकते हो मैकेनिज्म उतनी समझने की कोशिश करो। एंड इनऑर्गेनिक में जो ट्रेंड्स दिए हैं एनसीईआरटी की टेबल्स के अंदर, उन ट्रेंड्स को बनाओ एंड उनको याद करो क्योंकि नीट अब ट्रेंड ज्यादा पूछने लगा है। अब बात करते हैं बायोलॉजी में, जिसमें सुमन ऑलरेडी एक्सपर्ट थी तो उसने सोचा कि अब मैं एक्स्ट्रा पढ़ूंगी, इसमें तो मुझे एक्स्ट्रा स्कोर करना है, 360 पूरे लेके आने। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं दोस्त, बायोलॉजी में 360 एनसीईआरटी पढ़ के आ सकते हैं और हल्के बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उसको पढ़ के आ सकते हैं, जो मैं अपने लेक्चर्स में कराता हूँ। इसके अलावा तुम्हें बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जब तुम डॉक्टर बनने जाओगे ना तो तुम्हें 19 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे एंड जितनी भी तुम्हारे अंदर कसर है ना, चाहत है, वो सारी निकल जाएगी। एंड इस एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में तो तुम बायोलॉजी एनसीईआरटी के अंदर का डेटा है उसको भी रिवाइज नहीं कर पाओगे और फिर भूल जाओगे। तुम्हें एनसीईआरटी केवल पढ़नी नहीं है, इस पूरी की पूरी किताब को दिमाग में बसा लेना है, इसके हर एक डायग्राम के हर एक लेबलिंग को बसा लेना है। एंड जब तुम ये करने निकलोगे ना, बिलीव मी बहुत मुश्किल है। जैसे कि एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट में ये दोनों डायग्राम्स है, इनकी लेबलिंग हो सकता है तुम्हें याद ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे डायग्राम्स पूछे जाते हैं नीट में। इसलिए मैंने सुमन को चैलेंज किया कि तू बाहर का मत पढ़ बट कि एनसीईआरटी को सही से याद रख, इन सारे डायग्राम की प्रैक्टिस कर। इसके बाद मैंने उसको बोला कि तेरे को 15 से 20 साल के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। एंड फिर जब उसने ये सब चीजें करी, उसका कॉन्फिडेंस अल्टीमेट लेवल का हो गया एंड वो बायोलॉजी में 350 मार्क्स लेके आ गई। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें नेक्स्ट चैलेंज बताऊं, एक तुम्हारे से फेवर मांगना चाहता हूँ यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन कंप्लीट होने वाले बहुत जल्दी अपने। एंड फिर कुछ अच्छा लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, कुछ अच्छा ऐसा कुछ गिफ्ट जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना यार। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैलेंज पर। चैलेंज नंबर 4 जो कि है स्मार्ट प्रैक्टिस। 90% स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि लेक्चर ले लिया, चैप्टर पढ़ लिया तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नीट हमारा पहला मॉक टेस्ट होगा। एंड थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस करते भी हैं वो भी रैंडम होती है, कुछ इजी सेट ऑफ क्वेश्चंस उन्हें मिल जाते हैं, उन्हें लगता है वो लगा लिया तो वही बहुत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बायोलॉजी में ही देख ले तो मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, इस तरीके की डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। तो तुम्हें सारे प्रकार के क्वेश्चन करने जितने होते हैं दुनिया के अंदर, भले तुम हर एक सेट 10 करो, तो तुम्हें सारे प्रकार के क्वेश्चन को टच कर लेना है जिससे कि तुम्हारा कोई भी पैटर्न नया ना लगे। और हर क्वेश्चन को करने के बाद केवल आंसर देखने के पीछे मत भागो, ये देखो कि वो क्वेश्चन किस माइंडसेट से एग्जामिनर ने बनाया होगा, वो तुम्हें कहां पर फंसाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि तुम सिली मिस्टेक कर दो। जैसे कि मान लो कि किसी चीज को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो A/B के अंदर आता है, लेकिन उसने तुम्हें B/A पूछ लिया, मतलब उसका रेसिप्रोकल पूछ लिया। इस तरीके से क्वेश्चंस में एग्जामिनर फंसाते हैं। अब आते हैं हमारे चैलेंज नंबर 5 पर जो कि है प्रेशर हैंडलिंग। देखो नीट एक 200 मीटर की रेस नहीं है, नीट एक मैराथन है। सुमन को भी ये बात समझ में आई और उसने आइडियल कंडीशंस का वेट करना बंद कर दिया। उसका मैंने केवल एक माइंडसेट बनाया, डू इट व्हेन यू फील मोटिवेटेड, डू इट व्हेन यू फील डिमोटिवेटेड, डिसिप्लिन इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस। लास्ट 2 महीने हैं यार, तुम्हें लग रहा है अगर नहीं भी हो पाएगा, तुम्हें लग रहा है डिमोटिवेटेड, तुम्हें करना है, बस तुम्हें बस करना है, दैट्स इट। भूल जाओ कि क्या होगा, फल की चिंता मत करो, कर्म करो बस। फोन एयरप्लेन मोड पे डालो, रूम लॉक करो एंड रोज 10 घंटा पढ़ो, दैट्स इट। और हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं यार। जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं ना, हमें बहुत प्रेशर फील होता है, बहुत डर लगता है, लेकिन जब हम उसको बार बार करते हैं, हम उसमें एक्सपर्ट बनने लगते हैं एंड फिर हमारे लिए वो एक बाएं हाथ का खेल हो जाता है। नीट भी ऐसा ही है, बस तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करना है, खुद की गलतियां पता करनी है, उनको रिजॉल्व करना है एंड फिर तुम आराम से डॉक्टर बन जाओगे। डॉक्टर बनना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, आजकल तो सीट्स भी बढ़ गई है मेडिकल कॉलेज में, तो सिलेक्शन हो जाते हैं। तो गाइज ये थी वो 5 स्ट्रेटेजीज। एंड एक बात याद रखना, 2 महीने भी बहुत होते हैं। अगर तुम स्ट्रगलिंग फेज में हो, 450 मार्क्स आ रहे हैं या 400 के आसपास भी आ रहे हैं,
तुम अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हो 2 महीने के अंदर अगर तुम सही से प्रिपरेशन करो। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे बैचमेट थे जो मुझे बताते कि लास्ट के कुछ मंथ्स में उन्होंने बहुत तेजी से अपने मार्क्स को बूस्ट किया। इवन उन्होंने मुझे अपने पेपर्स भी दिखाए कि कैसे वो लास्ट के मंथ्स में कम स्कोर कर रहे थे एंड फिर नीट आते आते तक 2 महीने के अंदर ही उन्होंने अपना स्कोर बढ़ा लिया। तो ये चीज केवल बोलने वाली बात नहीं है यार, ये चीज है, सच्चाई है, होता है। तुम्हें बस खुद पे विश्वास रखना है। तुम बोलोगे तो मैं उनको प्रूफ भी दिखा दूंगा, पेपर्स भी दिखा दूंगा कि 2 महीने पहले नीट के उनके मार्क्स इतने कम थे एंड नीट वाले दिन उन्होंने इतनी मेहनत करी 2 महीने के अंदर कि उनके मार्क्स इतने बढ़ गए कि वो एक मेडिकल कॉलेज में बैठे थे। तो बस यही यार, खुद पे विश्वास रखो, होगा। और हमारा क्या जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है, हमें मेहनत ही तो करना है। तो मेहनत करना है यार, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं सोचना है, बस मेहनत करना है। 2 महीने बाद देखी जाएगी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें अभी केवल नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना है। तुम्हें यार डिसीजन लेना है, जो 4 बातें मैंने बताई इसको अप्लाई करना है एंड डेली वो चीजें करोगे, उस पत्थर को मारोगे तो नीट में तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।